आज हम पढ़ने वाले हैं महात्मा गांधी एंड नेशनल मूवमेंट के बारे में। इस चैप्टर के बाद शुरू होने वाला है गांधीयन एरा, जो कि चलने वाला है 1915 से लेकर 1948 तक। इसके अंदर हम लोग गांधी जी के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हुई, कौन कौन से मूवमेंट्स आए, कौन कौन से मूवमेंट को ड्रॉबैक होना पड़ा, जैसे कि हमने नाम सुना होगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इन सभी मूवमेंट्स के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। लेकिन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से जाने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में, इसके कॉजेज क्या क्या थे, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे, और ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए हमने कौन कौन से मेथड्स अपनाए। ये आज की वीडियो के अंदर बस इतना डिस्कस करेंगे। इसके अगले पार्ट के अंदर हम लोग सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, इरविन पैक्ट, ये सब डिस्कस कर देंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। इसको लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। लेकिन इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 के अंदर पोरबंदर, गुजरात। ये जो पोरबंदर है, इस शब्द को याद कर लीजिए, क्योंकि इसका ज़रूरत, इसके बारे में हम लोग दांडी मार्च के अंदर भी थोड़ा डिटेल में बात करने वाले, राइट। लेकिन ये पोरबंदर में जन्म हुआ इनका, और 1888 के अंदर ये लॉ की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए थे। कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे, ठीक है। इंग्लैंड गए थे किसकी पढ़ाई करने के लिए? लॉ की पढ़ाई करने के लिए। जब वो इंग्लैंड पहुंचे तो वहाँ पे इन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है। यहाँ पे वाइट और ब्राउन्स ऐसा करके डिवाइड कर दिया। यहाँ पे यूरोपियन के साथ इनको ट्रैवल करने नहीं जाता। जो वो लोग जो भी किसी भी बार या फिर किसी भी होटल के अंदर जाते थे जहाँ पे यूरोपियंस होते थे, तो उन्हें ब्राउन मैन करके हटा दिया जाता था। सिर्फ यही नहीं, वहाँ के जितने भी साउथ अफ्रीकन लोग थे उनको भी ऐसा ही, उनके साथ भी ऐसा ही ट्रीटमेंट होता था। मतलब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन्होंने बहुत देखा। उस वक्त ये लॉ के बस पढ़ाई कर रहे थे उस वक्त, इसलिए वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित नहीं हुए, मास मूवमेंट नहीं निकाल पाए। पर ये फिर अपनी पढ़ाई जो थी वो कंप्लीट होने के बाद फिर वापस आए थे। वापस आकर यहाँ पर इंडिया में अपना जो लॉ की पढ़ाई के साथ अपना जो कैरियर था उसे स्थापित किया। उसके बाद फिर उनका एक फ्रेंड थे जो कि इनको वहाँ पर बुला लिए थे अमेरिका के अंदर, ठीक है, कि आओ मुझे तुम्हारी ज़रूरत है साउथ अफ्रीका के अंदर, ठीक है। अमेरिका ने साउथ अफ्रीका के अंदर उनके फ्रेंड ने इनको बुलाया था। वहाँ पर गए तो उनको एक कह लो कॉन्ट्रैक्ट करके साइन करवाया था, जिसके अंदर इन्हें था कि 1 साल के अंदर वो उनका केस लड़ेंगे, और केस खत्म होने के बाद वो जो मन चाहे वो कर लेंगे। तो वो उनका केस लड़ने गए। अब जब केस लड़े तो वो केस जीत भी चुके थे। उसके बाद फिर जब वो कोर्ट के अंदर पहुँचे तो भी उन्होंने वहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देखा। अब तब तक जब वो लॉयर थे, जब वो पढ़ाई कर रहे थे, तब तक तो उन्होंने अपना जो था वो सहा। लेकिन अब वो लॉयर बन चुके थे, अब उनके पास पावर आ चुकी थी। अब वहाँ पर उनके ही साम्राज्य, उनके ही देश के अंदर जाकर वो जो केस था वो जीत चुके थे। उसके लिए इनके पास पावर आ गई, और फिर वहाँ से साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए, खुद के लिए वहाँ पर इन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वहाँ पर शुरू किया था। सबसे पहली बार सिविल डिसओबीडियंस कहाँ पर शुरू हुआ था? अफ्रीका के अंदर। क्यों हुआ था? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के साथ बहुत हुआ था। इनके चलती हुई ट्रेन से इन्हें बाहर निकाल दिया गया। अगर पूरी कहानी जाननी है महात्मा गांधी जी के बारे में तो ये वाली वीडियो जरूर देख लेना। वहाँ के अंदर मैंने, इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया इनकी पूरी जर्नी। साथ ही साथ आपको एक रिकैप हो जाएगा कि इनके पूरे जो गांधीयन एरा के अंदर क्या क्या मूवमेंट्स आए, कौन कौन से मूवमेंट को विड्रॉ किया, सारी चीज़ों के बारे में आपको एक बार ग्लिम्स मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखने आओगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। या फिर ये कह लो उस वीडियो के बाद आपको जितने भी सारे चैप्टर्स आने वाले हैं गांधीयन एरा के अंदर, वो सारे आपको बहुत ईजिली समझ में आने वाले। तो अगर टाइम हो तो 1.5x पे भगाकर उस वीडियो को आराम से देख सकते हो। मूव ऑन करते हैं कि जब उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस किया, उसके बाद फिर वहाँ पर इन्होंने एक पार्टी बना ली थी, ठीक है। अपने एक कमेटी कह लो, फिर अपनी एक पार्टी बना दी जिसका नाम लगा था इन्होंने नटल इंडियन कांग्रेस, ठीक है। नटल इंडियन कांग्रेस, जो कि एक बुनियाद के तौर पे था इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए, ठीक है। समझ में आ रहा होगा यहाँ तक की बात है। तो नटल इंडियन कांग्रेस को स्थापित किया या फिर कह लो बनवा लिया था। फिर इनका मार्ग था, जैसे हमने एजर्टिव वाले की बात में की थी, एजर्टिव नेशनलिस्ट लाल बाल पाल, इन लोगों के बारे में बात की। तो इनका क्या, इनका जो वे ऑफ फाइटिंग था अगेंस्ट ब्रिटिश वो क्या था? बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था। लेकिन वहीं पर जो गांधी जी थे वो बहुत ज़्यादा सत्याग्रह का पालन करते थे। सत्याग्रह, ये जो वर्ड है ये 2 चीज़ों से बना है। पहला सत्य और दूसरा आग्रह। सत्य का मतलब होता है ट्रूथ, ठीक है, इसकी तो कोई आवश्यकता है नहीं इसकी डेफिनेशन की। और जो आग्रह होता है इसका मतलब होता है फास्टिंग, ठीक है। मतलब ये सच के बलबूते, सच की बदौलत सब कुछ जीतना चाहते थे। और ये कहते थे कि देखो यार, वायलेंस मैंने कुछ रखा है नहीं, नॉन वायलेंस करके मैं तुमको गारंटी देता हूँ कि इन ब्रिटिशर्स को मैं भगा लूँगा। इनका एक उद्देश्य था, इनका एक मोटो था कि चरखा से ही हमें मिलेगी आज़ादी। चरखा यानी कि वो हम बात करें स्वदेशी के अंदर चरखा का इस्तेमाल कब हुआ था, क्यों करना पड़ा था। लेकिन सत्याग्रह का मतलब समझ में आ गया होगा। सत्याग्रह का मतलब होता है ट्रुथ, और कोई बोलते हैं ट्रूथ सीकिंग, ठीक है, ट्रूथ नॉन वायलेंस, लेकिन असली मतलब होता है सत्याग्रह। अगर मैंने फास्टिंग, समझ में आया? बहुत अच्छा। ये बोलते थे कि देखो यार, किसी को भी हार्म तो करना ही नहीं है, ठीक है। मतलब किसी को भी जानबूझ कर पत्थर नहीं फेंकना, ना ही लाठी उठाना है, कुछ भी हार्म तो करना ही नहीं है। और अपने ही बिहेवियर से पूरे समाज को चेंज कर देना, ठीक है। आगे वाला गाली दे रहा है, तुम बस शांत से बैठे रहो। ये गौतम बुद्ध भी कहते हैं कि देखो, जब कोई तुम्हें गिफ्ट देता है और तुम उस गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं करते तो वो गिफ्ट किसका होता है?
उस देने वाले का। वहीं कोई अगर तुम्हें गाली दे रहे हो तो उस गाली को तुम एक्सेप्ट ही नहीं करे, उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करे, उसके लिए कुछ रिएक्ट ही नहीं करे, तो वो गाली किसके पास आ रही है? उसी व्यक्ति के पास। यही मोटो था गांधी जी का। देखो अपने बिहेवियर से, अपना बिहेवियर अच्छा अगर तुम रखोगे तो आसपास की पूरी सराउंडिंग तुम्हारी अच्छी हो जाएगी। वो बात की गारंटी है ये जो गांधी जी है वो खुद लिए, और वो एक एग्जाम्पल के तौर पर आप सभी को पता है, ठीक है। इनका मानना था कि नॉन वायलेंस के कारण ही हम क्या कर सकते हैं, ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर खदेड़ सकते हैं, ठीक है, ब्रिटिशर्स को भगा सकते हैं। और ये इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि बोलते हैं कि अगर तुम हमारा साथ दे दोगे ना नॉन वायलेंस करके, तुम अगर हमारा साथ दे दोगे तो 1 से 2 सालों के अंदर इन ब्रिटिशर्स को हम लोग छक्के छुड़ा सकते हैं, इन ब्रिटिशर्स को हम लोग देश से बाहर भगा सकते हैं। इन्होंने स्वदेशी अपनाया। स्वदेशी यानी ये कह लो, इन्होंने चरखा और खादी, चरखा यानी क्या, चरखा यानी कॉटन के कपड़े बनाना, ठीक है, आपने चरखा देखा होगा। और सबसे पहला नहीं फिर भी, लेकिन सेकंड और थर्ड पोजीशन पे जब इंडिया के झंडा की बारी आई थी कि अब भारत का झंडा क्या हो जाए, ठीक है, तो उस वक्त उसके बीच में चरखा भी था, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था। क्योंकि हमने क्या किया, हमने 2 मेजरली चीज़ें अपनाई ताकि ब्रिटिशर्स इंडिया से बाहर चले जाए। पहला बॉयकट कर दो सब कुछ, स्कूल्स, कॉलेजेस, गवर्नमेंट की जितने भी सारे कोर्ट्स वगैरह हैं, फूड्स या फिर फॉरेन गुड्स, इन सभी चीज़ों को बॉयकट कर दो। और जब बॉयकट कर दोगे तुम्हें कुछ अपनाने की बारी आएगी, अब क्या ही अपनाओगे, कॉलेजेस तुमने बंद करवा दिया, स्कूल से बंद। अरे तो इंडिया का है ना अपना माल, ठीक है, अपना देसी माल, खाना कहाँ से, अरे तो अपने है ना, हमारे किसान कहाँ जाएंगे, हमारे किसान का तो वो लूट ले रहे हैं, लेकिन हम अपने किसान का ही करें ताकि उनको जो टैक्सेस है वो बहुत ज़्यादा कम भरनी पड़े, ठीक है। तो ये जो स्वदेशी है ये इन्होंने अपनाया। तो इनकी 2 चीज़ें याद रखो, नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, स्वदेशी। अभी तक के समझ में आ रहा होगा, ठीक है। स्वदेशी और मतलब चरखा और खादी, इनके 2 मोटो थे स्वदेशी के, ठीक है। स्वदेशी क्या कहता है, स्वदेशी ये कहता है कि खुद के सेल्फ मेड चीज़ें, ठीक है, सेल्फ मेड चीज़ें का इस्तेमाल करो, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा खुद के ही मतलब अपने ही देश के अंदर चीज़ें बनाओ और उसी का इस्तेमाल करो, फॉरेन चीज़ों को हटा दो, ठीक है। कपड़े की बातें आई तो चरखा और खादी का इस्तेमाल करके हम लोग कपड़े बना सकते हैं, ठीक है। फिर मास मूवमेंट, इन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर जब एक्सपेरिमेंट किया था, या फिर कह लो एक्सपेरिमेंट मतलब यही जो मूवमेंट हमने बोला उन्होंने शुरू किया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सबसे पहली बार कहाँ पे, साउथ अफ्रीका के अंदर। तो वहाँ पर इन्होंने देखा कि अरे जब मैं इंडिया का होकर किसी और देश के अंदर इतना ज़्यादा आक्रमण कर सकता हूँ या फिर इतना ज़्यादा प्रभाव कर सकता हूँ लोगों के ऊपर, अफेक्ट कर सकता हूँ लोगों को, तो इंडिया के अंदर जब वो मेरा ही देश है तो उनके ऊपर कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ सकेगा। और जितना ज़्यादा मास मूवमेंट होगा उतना ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए, तभी तो हमारे साथ क्या होगा, ब्रिटिशर्स हमारे जो भीड़ है उसे देकर भाग सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर एक आदमी को धमकाना होगा तो आप अकेले जाओगे तो जाहिर सी बात है वो बंदा नहीं धमकेगा। लेकिन वहीं अगर आप किसी अपने 2-3 लड़कों के साथ जा रहे हो, फिर 5-6 गैंग के साथ जा रहे हो, तो वो जाहिर सी बात है वो आपके आगे घुटने टेक देगा। तो उन्होंने बोला कि मास मूवमेंट का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना तो ब्रिटिशर्स जाएंगे ही नहीं। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग 3 टाइप के सत्याग्रह के बारे में बात करने वाले हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा लकी होगी, आपके सिलेबस के अंदर ये सारे जो, पहली बात मैंने रेडियो सिलेबस के हिसाब से मैं नहीं पढ़ा रही, क्यों? क्योंकि आप देख लो, अगर आप जैसे मान लो आपको ये सारे इंट्रोडक्शन मैंने दिए ही नहीं, आपको डायरेक्ट शुरू करवा दिया सिविल नॉन कॉपरेशन के ऑब्जेक्टिव्स। मान लो सपोज, मेरे को नहीं पता आपका रेडियो सिलेबस कितना है इस बैच वालों के लिए, लेकिन अगर मान लो आपके रेडियो सिलेबस में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव्स है, व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, व्हाट वर द रिजल्ट्स, ठीक है। अगर मान लो इम्पैक्ट कह लो, अगर यही 2 टॉपिक्स है तो आपको क्या समझ में आएगा कि ऑब्जेक्टिव्स क्या थे और इम्पैक्ट क्या है? इन दोनों चीज़ों से पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा? नहीं आएगा। आपको नॉलेज भी तो चाहिए ना, ये थोड़ी ना है कि बस पढ़ के एग्जाम में पास होना है, ऐसे थोड़ी ना चलता है। आपको पूरा जानकारी होना चाहिए। आप जब तक कॉजेज नहीं पढ़ोगे तब तक आपको ऑब्जेक्टिव्स और साथ ही साथ आपको इम्पैक्ट्स नहीं समझ में आने वाले। आप लाख ट्राई कर लो। अगर मान लो आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स और इम्पैक्ट है ना, और अगर आपने कॉजेज नहीं पढ़े कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो आपको नहीं समझ में आएगा। ये लिख के ले लो, आपको समझ ही में नहीं आएगा। हाँ, आप भले रट सकते हो, आप भले पास हो सकते हो प्री बोर्ड्स तक, लेकिन फाइनल के अंदर आप जाकर भूल जाओगे। इसीलिए ज़्यादा बेटर ये होता है कि अगर मान लो आपको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें सिलेबस में नहीं है तो 1.5 पे भगा के देख लो, क्या ही जाएगा। थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम वेस्ट, नॉलेज गेन करने में टाइम वेस्ट कभी नहीं होता। नॉलेज कहीं ना कहीं हमेशा इस्तेमाल हो सकता है। अगर मान लो इस वक्त आपने पढ़ाई में कमजोरी कर दी ना, तो आज से 1 साल बाद कोई आपका चिंटू मिंटू छोटा भाई बहन होगा, वो आपसे पूछेगा भैया या फिर दीदी व्हाट वर द कॉजेज ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, आप क्या बोलोगे? उससे रिजल्ट हो गया कि अरे यार मेरे तो डेली सिलेबस में था, मैंने पढ़ा ही नहीं। ऐसी कौन सी बात हुई? ये कौन सी बात हुई? समझ रहे हो? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करेंगे 3 सत्याग्रह के बारे में। पहला चंपारण सत्याग्रह जो कि बिहार में हुआ था, फिर अहमदाबाद सत्याग्रह, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। अब चंपारण सत्याग्रह ये क्या था? जब हमने देखा था कौन सा फर्स्ट चैप्टर याद करो, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इसके अंदर हमने देखा था कि जो इंडिगो कल्टिवेटर्स थे उनसे बहुत ज़्यादा इंडिगो लिया जाता था, ठीक है। उनको पैसे भी नहीं दिए जाते थे। उनको बोला जाता कि तो अपने खेत के अंदर क्या उगाओगे, सिर्फ और सिर्फ इंडिगो ही उगाओगे। किसी और चीज़ की खेती होने पर उनकी जो ज़मीन थी उसे ख़त्म कर दी, नाश कर दिया जाता था। वहीं जो इंडिगो कल्टिवेटर्स थे इनके खिलाफ
इनके खिलाफ नहीं, इनके लिए जो गांधी जी हैं उन्होंने सत्याग्रह रचा था। ठीक है, सत्याग्रह मैंने फास्ट करते थे, वो चुपचाप बैठ कर शांति से वो फास्ट करते थे। अब किसी व्यक्ति को वो फास्ट करते देख लोगे, तुम्हारी ही वजह से वो तुम फास्ट रख रहे हो, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा वो हो जाए ना कि मान लो वो बीमार पड़ गया या फिर उसे कुछ हो गया, तो तुम्हारे सारा जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। और ये तुम कौन है? वो ब्रिटिश एम्पायर है। और वो आदमी कौन है? वो महात्मा गांधी है। तो महात्मा गांधी हमेशा क्या करते थे? सत्याग्रह का पालन करते। सत्याग्रह के अंदर क्या करते? वो जो सच है उसके खिलाफ उसके साथ लड़ते थे। और किस हिसाब से लड़ते थे? वो फास्ट कर लेते थे। ठीक है, अब जब ये जो इंडिगो कल्टीवेटर्स है, इनके लिए जब सत्याग्रह रचा गया, तो इनकी एक डिमांड थी कि देखो यार, अगर हमारा जो खेत है वो 20 है ना, जिसके अंदर से सिर्फ हम लोग 3 पोर्शन ही, थर्ड पोर्शन ही देंगे, थर्ड तक ही देंगे, आपको 18 गुना नहीं दिया जाएगा, आपको बस 3 गुना ही दिया जाएगा, जितना भी होगा उसका बस थर्ड, मतलब 3/20 का रेशियो हम चलाएंगे। और ये फिक्स्ड प्राइस हमने रख दी। ये इनका सत्याग्रह का एक चीज़ था। इन्होंने सत्याग्रह लड़ा, उसके बाद फिर गांधी जी थे। तो गांधी जी जब ऐसे पता चला ना कि ब्रिटिशर्स को पता चला कि गांधी जी इस सत्याग्रह के अंदर पार्ट लेने वाले हैं, इन्होंने गांधी जी को ही बैन कर दिया कि देखो आप नहीं ले सकते हो। तो फिर गांधी जी और भी बमक के, अरे मेरे ही देश में मेरे को ही नहीं कुछ नहीं दे रहे हो, अब मैं तुमको बताता हूँ। उसके बाद फिर जहाँ पर भी थे वहीं पर, मतलब जरूर नहीं कि बिहार में थे, जहाँ पर भी थे वहाँ से ही इन्होंने चंपारण सत्याग्रह का शुरुआत कर दिया कि अब से देखो हमारी जो लड़ाई है वो इंडिगो कल्टीवेटर के भविष्य के लिए है। उनसे तुम जितना ज़्यादा लोन या फिर जितने टैक्सेस वसूल रहे हो उसके खिलाफ ही लड़ाई है। और हम आपको एक फिक्स प्राइस देते हैं कि आप 3/20 पोर्शन ही ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। आप कम ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, पर उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। फिर ये फर्स्ट सत्याग्रह था। सेकंड सत्याग्रह था अहमदाबाद के अंदर, अहमदाबाद सत्याग्रह। और ये जो चंपारण सत्याग्रह था वो 1970 के अंदर आया था। ठीक है, फिर अहमदाबाद सत्याग्रह कब था? 1918 के अंदर। अब ये क्यों था? ये लड़ा गया था मिल वर्कर्स के लिए। ठीक है, तो अहमदाबाद से क्या रखना है? मिल। ठीक है, AM। ठीक है, और चंपारण से इंडिगो कल्टीवेटर। ठीक है, IC। ओके, इनके लिए क्यों लड़ाई की थी? तो जो मिल वर्कर्स थे, इनकी जो वेजेस थी, यानी कि तनख्वाह, ठीक है, मंथली कह लो, एनुअल कर लो, कुछ भी कह लो, लेकिन जो वेजेस यानी कि तनख्वाह जो थी बहुत ज़्यादा कम थी। तो इनकी लड़ाई किस लिए थी? ये जो सत्याग्रह किस लिए लड़ाया था? ताकि ये जो मिल वर्कर्स है, इनकी जो वेजेस है, इनकी जो इनकम है, उसे बढ़ा दिया जाए। और इतना ज़्यादा इनका पावरफुल सत्याग्रह होता था कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 4 दिन के लिए सत्याग्रह या फिर ये कह लो 4 दिन के लिए बस फास्ट रखा। और इनकी जो सैलरी थी वो 35% से बढ़ाने की जो प्रस्ताव था उसे मतलब गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया। इन्होंने बोला था कि बस 4 दिन तक ये फास्ट पे रहे थे, भूखे रहे थे, इस वजह से गवर्नमेंट को इनके आगे झुकना पड़ा। अब ये सारे ही पॉइंट्स थे जिससे गांधी जी को बूस्टअप मिल रहा था, कॉन्फिडेंस मिल रहा था कि अरे ये जो ब्रिटिशर्स है वो हमारे सामने झुक जा रहे हैं, सत्याग्रह का पालन करो, सत्याग्रह सक्सेसफुल हो नहीं रहा, ये हमारे सामने झुक जा रहे हैं। इस वजह से इन्होंने मास मूवमेंट को इन्वॉल्व करके सत्याग्रह रचा था। उसकी कहानी हम लोग बाद में बात करेंगे। समझ में आ रहा होगा यहाँ तक? अहमदाबाद सत्याग्रह समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं खेड़ा सत्याग्रह, जो कि 1918 के अंदर ही हुआ था। ये था फील्ड और पीजेंट्स के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा लैंड रेवेन्यू लेते, मैंने आपको बताया था। लेकिन पिछले चैप्टर्स में वीडियोस को रिवाइंड करो, नोट्स को रिवाइंड करो, रिवाइंड मैंने पेज पलटो, वहाँ पर देखो मैंने आपको बताया था कि ये लोग जो मुस्लिम डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी आई थी, उससे भी ज़्यादा ये लोग टैक्स लेते थे। मतलब उस जो मुगल डायनेस्टी थी वो तो खुद में ही बहुत सारे टैक्स लेती थी, लेकिन उससे भी दुगना तिगना ज़्यादा ये लोग टैक्स लेते थे। तो ये जो लड़ाई थी ना, खेड़ा सत्याग्रह, ये उनकी जो लैंड रेवेन्यू है उसके खिलाफ थी। मतलब लैंड रेवेन्यू जो दे रहे हो, जितना ज़्यादा जो टैक्स तुम ले रहे हो उसको थोड़ा सा कम कर दो, इसके खिलाफ ये लड़ाई की गई थी। और गवर्नमेंट जो थी ना, इसे इनके आगे फिर से झुकना पड़ा था। गवर्नमेंट ने हार मान ली थी, ब्रिटिशर्स इनके सामने फिर से झुक गए थे। और इस सत्याग्रह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जिनके ऊपर पड़ा था वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको आज हम लोग आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो चुके थे और अब से इस खेड़ा सत्याग्रह के बाद से वो इनके फॉलोवर बन चुके थे। तो ये थी गांधी जी की मतलब अर्ली स्टेजेस की कहानी। इन्होंने कैसे कैसे अपना बड़े स्तर पे जो प्रचार था उन्होंने इस सारी चीज़ों से किया था। अब हम बात करेंगे कि कॉजेज़ क्या क्या थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के। कोई भी चीज़ आती है तो उसके पीछे कुछ कॉजेज़ होते हैं। हम यहाँ पे मेजर डिस्कस करेंगे 3 कॉजेज़। पहला रॉल्ट एक्ट, फिर जालियनवाला बाग का हत्याकांड, उसके बाद फिर खिलाफत मूवमेंट। सबसे पहले बात करेंगे रॉल्ट एक्ट। तो रॉल्ट एक्ट क्या था? रॉल्ट एक्ट ये कहता था कि इसके अंदर कोई भी पर्सन, अगर आपको ऐसे भी कोई भी पर्सन दिख जाए जिसके ऊपर आपको शक है, आपको माने ब्रिटिश जो भी पर्सन जिस ब्रिटिशर्स को किसी के ऊपर, आम आदमी के ऊपर किसी ब्रिटिशर को अगर शक हो जाता था तो वो उस आदमी को जेल के अंदर बंद कर सकता है विदाउट एनी वारंट। मतलब तुम घूम रहे हो, तुमने अगर गलती से देख लिया गुस्से में ब्रिटिशर्स को, जो भी है उनके पुलिस वगैरह, अगर उन्हें तुम्हारे ऊपर शक हो गया, तुम तो गए,
ये था रॉल्ट एक्ट, ठीक है। तो इसके खिलाफ एक सत्याग्रह लड़ा गया था जिसका नाम था रॉल्ट सत्याग्रह, ठीक है। सब में आगे सत्याग्रह उनका रिवोल्ट था। इसका मेन मोटो ये था, या फिर ये कह लो मेन एम ये था कि टू कर्व द ग्रोइंग अपस्ट्रग इन कंट्री, मतलब जितना भी ज़्यादा इस कंट्री के अंदर जितना ज़्यादा जो आग फायर कह लो, जो फायर उग रहा है ना, उसको एकदम बंद कर देना है। अगर 2-3 लोग एक साथ मिलते, मतलब 2-3 लोग एक साथ अगर दिख जाते थे तो उनको भी अरेस्ट कर लिया जाता था। इनके पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कि अरेस्ट पीपल विदाउट वारंट, किसी को भी कर लो अरेस्ट विदाउट वारंट। फिर क्राउड या फिर मॉब दिख जाए, 2-3 लोगों की भीड़ भी दिख जाए तो भी अरेस्ट कर लो। इन्हीं सब चक्करों में इसके बाद जालियनवाला बाग हादसे के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे जो गांधी जी हैं वो भी अरेस्ट हुए थे, ठीक है। उससे पहले ये फिर इनको मिल गया था कैमरा ट्रायल। उसके बाद फिर गांधी जी ने रॉल्ट सत्याग्रह लड़ा था। मैंने आपको बताया ये जो रॉल्ट एक्ट था इसके खिलाफ सत्याग्रह की घोषणा की थी गांधी जी ने कि देखो किसी भी आम नागरिक को तुम बस शक के बुनियाद शक के बेसिस पे तुम अरेस्ट नहीं कर सकते, तुम्हारे पास एक कच्चा सिट्टा होना चाहिए प्रूफ। ऐसे तो कोई भी गुस्से में आकर किसी को भी देख रहा है ब्रिटिशर्स को तो उसे तुम क्या अरेस्ट कर लोगे? नहीं ना, उसका भी तो कुछ राइट है। ऊपर से एक वो तो अपना देश का नागरिक है, तुम तो कोई नहीं, तुम ऐसे कैसे अरेस्ट कर सकते हो? तो उसके खिलाफ जो गांधी जी है उन्होंने रॉल्ट सत्याग्रह लड़ा रखा था, ठीक है। फिर इस वजह से क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी आई थी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी इस वक्त, क्योंकि हमने देखा कि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि कैसे भी करके हिंदू और मुस्लिम के बीच में क्या हो जाए, टकरार हो जाए, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लगाना शुरू करती थी। इस वजह से गांधी जी और साथ जितने भी सारे नेता थे, चाहे वो हिंदू की पार्टी से हो चाहे वो मुस्लिम की पार्टी से, दोनों चाहते थे कि यार देखो दोनों हाथ से ही हमें तालियां बजानी है, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती है, समझ रहे हो। फिर ये जितना भी सारा सत्याग्रह हुआ या फिर जो भी रिवॉल्ट हो रहे थे इन सभी चीज़ों ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो ब्रिटिशर्स पूरा प्रयास करते थे, पूरा ट्राई करते थे कि ताकि इन सारी रिवॉल्ट को सप्रेस कर सके। समझ में आ रहा। उसके बाद फिर हम बढ़ते जालियनवाला बाग हत्याकांड के बारे में। बैसाखी का दिन था 13 अप्रैल 1919। इस दिन को स्वर्ण अक्षरों की जगह इसे हम लोगों ने काले अक्षरों में लिख दिया, जबकि ये दिन बहुत ज़्यादा शुभ बैसाखी पर्व कहते हैं ना, उसका दिन था। हुआ क्या था, दो लोग जिनका नाम बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है क्योंकि है ही ऐसा नाम, इनके बारे में जानना ज़रूरी है। पहला ओ डायर और दूसरे आर डायर। ओ डायर जो थे उन्होंने ऑर्डर दिया था कि गोली चला दो, और जो आर डायर थे वो मिलिट्री कमांडर मिलिट्री कमांडर था जिसने गोलियां चलवाई थी, ठीक है। तो जो ओ डायर था इसने जब आदेश दिया था कि गोली चला दो, क्योंकि मॉब खड़ी हुई है, मॉब मैंने समझ रहे हो भीड़ भड़ाका हुआ था, लेकिन वो जो पीजेंट्स थे ना वो उन्होंने साइलेंटली प्रोटेस्ट कर रहे थे, पर इनको बस एक मॉब दिखी और उनके बेसिस पर उन्होंने बोला कि इनके ऊपर गोलियां चला दो। और इस गोली चलाने के आदेश की वजह से इन्हें सम्मान किया गया, इसको सम्मान मिला था अपने एम्पायर के अंदर। जबकि हमारे लिए हमें क्या चाहिए, इसका एक बदला, या फिर कह लो कम से कम माफ़ी तो मांगो। इन्होंने माफ़ी भी नहीं मांगी। इन सब का बदला लिया गया था किसके द्वारा? सरदार उधम सिंह के द्वारा। पढ़ते हैं दो पार्ट, एक पंजाब था, मतलब ये जो हादसा हुआ था वो पंजाब के अंदर हुआ था। तो यहाँ पे दो नेता थे, ठीक है। कौन कौन से? डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। तो इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया था। तो अरेस्ट होने के बाद जो क्राउड थी वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रही थी कि इन्हें जेल से बाहर निकाल दो, इनकी तो कोई गलती ही नहीं है, ठीक है। तो इनको मतलब शक की बुनियाद पे बोले, शक के रॉल्ट एक्ट था उसी का दौर चल रहा है, ठीक है। रॉल्ट एक्ट के बाद ही ये आया था। तो क्या बोलते हैं, हाँ, तो सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया था शक के बुनियाद पे। तो जो क्राउड थी वो आई थी साइलेंटली प्रोटेस्ट करने जालियनवाला बाग के अंदर। वहाँ पर किस दिन आई थी? 13 अप्रैल 1919 के अंदर। तो ओ डायर ने ऑर्डर दे दिए थे कि भीड़ है तो तुम गोली चला दो, और आर डायर ने गोली चलवा दी थी। एक छोटा सा गेट था, बाकी के जितने सारे एग्जिट थे वो तो कुछ है ही नहीं, एक ही गेट था एंट्री और एग्जिट के लिए। लंबी लंबी दीवारें थी, सारी भीड़ वहाँ पे बैठी थी, आराम से भाषण हो रहा था। उससे भी सारे जो जितने भी सारे इनकी जो मिलिट्री है उनकी जो ट्रुप्स आई, 15 मिनट के लिए लगातार गोलियाँ चली। और कहा जाता है कि 1600 से भी ज़्यादा लोगों की हत्या हो गई थी, काफ़ी लोग इंजर्ड भी हो चुके थे। बगल में एक कुआं था, कुआं के अंदर लोग गए थे, मतलब कूद गए थे कि ताकि वो बच जाएंगे, पर इतने ज़्यादा लोग उस कुएं के अंदर कूद गए थे जिस वजह से उन्हें ऑक्सीजन की कमी हुई और काफ़ी लोग वहीं पे अपने जान दे चुके थे। अगर आज भी आप जाओगे जालियनवाला बाग के अंदर तो वहाँ पे जो दीवारें हैं उसके ऊपर आपको गोलियों के निशान मिलेंगे। क्यों? क्योंकि लोग उस दीवार को पार करके जाना चाहते थे कि काश हम बच पाएँ, पर वो रुके नहीं, उन्होंने दीवार पे भी गोलियां दागनी शुरू कर दी, जिस वजह से आपको आज भी दीवार पे दाग मिलेंगे। ये जो
ये जो हमने लिखा है ना 1600 पीपल से भी ज़्यादा मरे थे, लेकिन वहीं आप अभी जस्ट राइट नाउ, ये नहीं कि इसके बाद नहीं, अभी राइट नाउ जस्ट आप गूगल करो, विकीपीडिया पे जाकर देखो कि कितने लोग मरे थे जालियनवाला हत्याकांड के अंदर, आपको रिजल्ट 150 तक ही बताएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 300, उससे भी ज़्यादा नहीं बताएंगे। लेकिन रियलिटी ये है, इससे भी ज़्यादा ऑन रिकॉर्ड की बात तो की नहीं जा रही है। इतने ज़्यादा भीड़ थी, उसमें से इतने लोगों की मरने की घोषणा की गई है। और ये जो जालियनवाला बाग हुआ था ना हत्याकांड, उसके बाद इन लोगों ने कर्फ्यू लगा दिया था कि कोई अगर बाहर निकला तो उसे मार दिया जाएगा, उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा, ताकि जो लोग हैं वो हॉस्पिटल्स पे ना जा पाएँ। तो आपने सरदार उधम सिंह की जो मूवी है वो देखी होगी, उसे देखने के बाद मुझे नहीं लगता इसको दोबारा से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, या फिर इस टॉपिक को तो आप स्किप भी कर सकते थे अगर आपने ये मूवी देखी होगी तो, क्योंकि उस मूवी के अंदर इतना ज़्यादा डिटेल में दिया गया है जितना आपको ना तो कोई स्कूल का टीचर, ना ही आपकी कोई किताबें, और ना ही मैं या फिर कोई भी और यूट्यूबर पढ़ा सकता है, कोई भी नहीं पढ़ा सकता, जितना ज़्यादा डिटेल, जितना ज़्यादा रियलिटी, जितना ज़्यादा फैक्ट्स उस बुक के अंदर, उस मूवी के अंदर दिखाई गई है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करेंगे खिलाफत मूवमेंट के बारे में। जो खिलाफत मूवमेंट था वो फर्स्ट वर्ल्ड वार की कहानी से शुरू होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर एक टर्की नाम का देश है, अभी भी है, ठीक है। तो टर्की का जो टर्की थे, उस जो टर्की जो देश था उसके अंदर कुछ एम्पायर्स भी थे, मतलब वो सिंगल स्टेट नहीं है, उसके अंदर और भी सारी चीज़ें हैं, मतलब और भी सारे स्टेट्स हैं। उसके अंदर एक स्टेट था जिसका नाम था ऑटोमन, ठीक है, ऑटोमन एम्पायर कहते थे। तो ऑटोमन एम्पायर को डिफीट करने के बाद उनके जो खलीफा थे, ठीक है, खलीफा कह लो, हेड कहा जाते थे, कि वो खलीफा जो है ना वो हेड है मुस्लिम्स के, तो इनको डिफीट कर दिया गया था। उसके बाद इनकी जितनी भी सारी पावर थी ना उससे स्नैच कर लिया गया था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके द्वारा। तो इस वजह से जितने भी सारे पूरे दुनिया भर के, सिर्फ इंडिया के नहीं, जितने भी सारे देश विदेश में जितने भी सारे मुस्लिम्स है वो बहुत ज़्यादा आहत हो गए थे, बहुत ज़्यादा इन्हें हर्ट हो गया था, इनके इमोशंस को बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, क्योंकि उन्होंने उनके हेड का अपना अपमान किया था। इस वजह से क्या हुआ, अली ब्रदर्स इंडिया के अंदर क्या करके एक खिलाफत मूवमेंट लॉन्च किया। अली ब्रदर्स का मैंने बस यहाँ पर नाम नहीं लिखा है, आई विल जस्ट डिक्टेट द नेम्स ऑफ द अली ब्रदर्स हु हैड पार्टिसिपेटेड इन द सक्सेसफुलनेस ऑफ खिलाफत मूवमेंट। सो दे वेर मोहम्मद अली एंड शौकत अली, दो मेजर नाम है जो कि आपको याद रखने ज़रूरी है। आपको नोट्स कहाँ पे मिल जाएंगे, नीचे, ठीक है, आप नीचे जाओगे तो आपको नोट्स का लिंक मिलेगा, उसके अंदर आप देख सकते हैं नोट्स। और साथ ही साथ ये तो मोहम्मद अली शौकत अली थे, फिर मौलाना आज़ाद, एच ए खान और हर्षद मोहानी, ये अली ब्रदर्स के नाम से मैंने बस यहाँ पर लिखा है। आपको डिटेल में आपकी बुक या फिर आपको नोट्स में दोनों जगह मिल जाएगी। फिर इनकी कुछ डिमांड्स थी, खिलाफत मूवमेंट की कुछ डिमांड्स से पहला, ये जो ऑटोमन एम्पायर है ना, तो इस जो इनके जो खलीफा है उनको उनकी पावर रिटेन करवा दो, इनका जितना भी एम्पायर है उन्हें वापस दे दो, तुम्हारे पास हक नहीं है कि तुम इनकी पावर, इनके एम्पायर को स्नैच कर सको, ठीक है। पहला ये पॉइंट था। फिर दूसरा ये था कि खलीफा के पास सफिशिएंट टेरिटरी होनी चाहिए ताकि इस्लामिक फेथ बना रहे, कि वो जो इस्लामिक फेथ है वो बना रहे। फिर जो अरब का जो लैंड था वो सिर्फ एक लैंड नहीं था, उसके अंदर 4-5 स्टेट्स आते थे। पहला अरेबिया, साइरिया, इराक और पैलेस्टाइन, इन 4 चीज़ों को मिलाकर एक अरब बनता था। तो इनकी जो पावर है, अथॉरिटी है, वो सबको स्नैच कर लिया गया था। और ऑटोमन एम्पायर के जो खलीफा थे उनकी भी प्रॉपर्टी, उनकी भी जो पावर थी उनको स्नैच कर लिया गया था, जिस वजह से सारे के सारे मुस्लिम्स जो थे, पूरे देश भर के मुस्लिम बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे, इनके इमोशंस को बहुत ज़्यादा हर्ट पहुँचा था, जिस वजह से इंडिया के अंदर खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ था। अब खिलाफत मूवमेंट का फ़ायदा किसने उठाया? गांधी जी ने। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने यहाँ पर तो जो हिंदू थे उनके साथ तो अपना वर्चस्व बढ़ा के रखा था। अब इन्हें देखा कि यार मुस्लिम्स जो है उनको भी हमारी ज़रूरत है, और हम क्या चाहते हैं, अल्टीमेटली हिंदू मुस्लिम जब एक होंगे तभी तो हमें क्या मिलेगी, आज़ादी। तो क्या करते हैं ना कि मुस्लिम्स के साथ हम लोग मिल जाते हैं। मुस्लिम्स को अगर गांधी जी से ऐसे रुतबा मिल जाएगा, इनके जो छोटे स्तर पे जो मूवमेंट शुरू हो रहा है इन्हें एक ऊंचाई मिल जाएगी। और ये हुआ भी, गांधी जी के जुड़ते ही इनकी जो मूवमेंट थी, इनके गांधी जी के आइडियोलॉजी पे चलने के साथ इनका जो मूवमेंट था वो अच्छे खासे स्तर पे गया। और आज हम लोग इस टॉपिक को अच्छे खासे स्तर पे पढ़ते हैं खिलाफत मूवमेंट के नाम पे, ठीक। फिर और इनका जो थर्ड पॉइंट ये भी था, फोर्थ पॉइंट ये था कि मुस्लिम का रूल बना रहना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि एक जगह में जो उन्हीं का राज्य है, उनके राज्य से उनकी संपत्ति छीन ली जाएगी, तो फिर उनका क्या ही होगा। तो वैसे ही ऑटोमन एम्पायर खलीफा जो थे, उनसे जो इस्लामिक फेथ है वो बस हटना नहीं चाहिए। वहाँ पर अगर ये टर्की जो था, या फिर कह लो जो ऑटोमन एम्पायर था, अगर वो मुस्लिम, वो जो खलीफा थे अगर वो मुस्लिम का थे, मतलब उन्हीं का राज्य चलता था, तो उसके अंदर उन्हीं का राज्य चलना चाहिए, कोई ब्रिटिशर्स आगे उसके ऊपर कब्जा नहीं कर सकता। ये इनकी बात थी, ठीक। फिर 17 अक्टूबर 1919 को हम लोग क्या कहते हैं, खिलाफत डे के नाम से मनाते हैं। ओके, तो मैंने ये बता दिया कि गांधी जी को मौका मिला कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को एक करने की बारी तो यही है, इसके अलावा और कोई मतलब
बोलते हैं ना कि गर्म है लोहा मार दो हथौड़ा, वही वाली बात है, ठीक है। फिर इन्हें गांधी जी को प्रेसिडेंट भी बना दिया गया ताकि इन्हीं के आइडियोलॉजीज़ पे ये जो खिलाफत मूवमेंट है वो अगले लेवल पे बढ़ सके, सेकंड थर्ड फोर्थ लेवल पे जाए। और ताकि इनका मेन मोटिव क्या था, ताकि जो खलीफा है इनको अपना जो ऑटोमन एम्पायर है, इनकी जो प्रॉपर्टी है, इनकी जो पावर्स है वो वापस से रिगेन हो सके, ठीक है। फिर 31 अगस्त 1920 के अंदर इन्होंने खिलाफत मूवमेंट कॉर्पोरेशन या फिर कह लो खिलाफत कॉर्पोरेशन मूवमेंट शुरू करवा दिया, यानी कि सत्याग्रह, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर सत्याग्रह शुरू करवा दिया, ओके, जिसके अंदर इन्होंने गुड्स, कॉलेजेस, गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट कोर्ट्स, इन सबको बैन करवा दिया कि कोई भी अब वहाँ पर नहीं जाएगा। हिंदू तो कर ही रहे थे ये सारे सत्याग्रह, आपने देख ही लिए, इससे पहले भी हमने देख ही लिया कि सब कुछ हम लोग बॉयकट करना शुरू करते थे। मुस्लिम्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने लगा कि अरे ये तो हमारे साथ भी है, जाहिर सी बात होना भी चाहिए, क्योंकि हम सब किसके लिए लड़ रहे थे भाई, हम सब लड़ रहे थे कि एक नेशन के लिए, वन नेशन। तो वन नेशन की बारी है, तो जब जैसा वो बोल रहे हैं वैसे हम करेंगे, तो सब कोई मिलकर, अब हिंदू मुस्लिम नहीं, अब इंडिया की बारी हो रही है, मतलब अब भारत के बारे में बात हो रही थी, अब कोई हिंदू कोई मुस्लिम ऐसी बातें नहीं हो रही थी, ठीक है। फिर 1920 के अंत तक, माने एंड ऑफ 1920 तक, हमें खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दोनों को एक कर दिया गया, अब इसे बड़े लेवल पे शुरू करवा दिया, जिसका हम बात करेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में, ठीक है। अब ये तो थे कॉजेस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें क्या चाहिए, सेल्फ गवर्नमेंट, बट विद इन द एम्पायर मिल सके, लेकिन अगर आउट ऑफ विद इन द एम्पायर इफ़ नेसेसरी, आउटसाइड एम्पायर इफ़ कंपल्सरी, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट ये था कि जितना भी ये रॉयल टेक्ट हो या फिर पंजाब रॉन्ग, तुम लोगों ने पंजाब रॉन्ग यानी कि ये जालियनवाला बाग का जो तो हत्याकांड किया है तुम लोगों ने, उसका तुम्हें माफ़ी मांगना पड़ेगा। रॉयल टैक्स जो तुम्हें लगाया उसे हटाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुरा एक्ट था, क्योंकि इसी के बेसिस पे किसी को भी तुम मतलब किसी को भी ये लोग अरेस्ट कर रहे थे। तो ऐसे तो हो जाएगा कि पूरी की पूरी जो दुनिया फिर नहीं, जितना भी ज़्यादा भारत के जितने भी सारे एग्रेसिव लोग या फिर कोई भी नॉर्मल भी लोग हैं, वो सारे जेल में ही हो जाएंगे। और एक बात ये भी है कि इन लोगों ने जेल को ही प्रिविलेज मान लिया था, कि मतलब प्रिजन को इन लोगों ने प्रिजन से ज़्यादा प्रिविलेज समझा था। वहीं पर ज्ञान की बातें होती थी। सारे बड़े बड़े नेता, गांधी जी को छोड़ के सारे बड़े बड़े नेता क्या होते थे, जेल के अंदर आते थे और वहाँ पर इन लोगों से संग्राम लड़ना शुरू करते थे कि अब तो जेल से निकलने के बाद हमें ये करना है, जेल से निकलने के बाद हमें वो करना है, जेल से निकलने के बाद हमें ये करना है, जेल से निकलने वो हमें करना है, क्योंकि सारे बड़े नेता जेल के अंदर ही आते थे। तो प्रिजन से क्या हो चुका था, प्रिविलेज। इसके बारे में बात में डिस्कस करेंगे डिटेल में। सेकंड पॉइंट डिस्कस हो गया। थर्ड पॉइंट ये था कि जो खिलाफत रॉन्ग हुआ है, फिर खिलाफत मूवमेंट हमने जिस वजह से रचा है, इसको हमें आप हो ना उसको वापस करो, यानी कि जो ओटोमन एम्पायर के जो भी खलीफा है, इनको अपना साम्राज्य, इनकी पावर, इनकी अथॉरिटी सब कुछ वापस करो। इस्लामिक फेथ बना रहना चाहिए, ठीक है। फिर इसके लिए हमने क्या क्या मेजर्स अपनाए, तो दो मेजर्स हमने अपनाए थे। पहला बॉयकट प्रोग्राम, यानी कि हमने गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट कोर्ट्स, गवर्नमेंट सर्विसेज, फूड्स, गुड्स, क्लोथ्स सबको बैन कर दिया। इस वजह से क्या हुआ, जो ब्रिटिश थे उनकी जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, क्योंकि वो विदेश में तो खरीद ही रहे हैं, लेकिन इंडिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा मेजर सोर्स था इनकम था, वहीं बंद होने लगा था। अब कितना ही गोल्ड एक्सट्रैक्ट करोगे, ठीक है, गोल्ड नहीं सर, कितना ही ज़्यादा कॉटन एक्सट्रैक्ट करोगे। इन लोगों ने गुड्स पे एक्सट्रैक्ट करना शुरू करवा दिया था, या फिर गुड भी इम्पोर्ट करना शुरू करवा दिया था। और हमने क्या किया, जो इम्पोर्टेड गुड्स थे उसको हम लोग लेते ही नहीं थे, उसे बॉन फायर करना शुरू कर दिए, जलाना शुरू कर दिए, समझ रहे हो। फिर नॉमिनेटेड सीट्स जितनी भी मिलती थी उन सबको, जितने भी सारे नेता थे, अगर उनको नॉमिनेटेड सीट्स मिली हैं तो उन्हें वो रिज़ाइन करना शुरू कर देते कि अब देखते ना तुम कैसे अपना राज्य चलते हो, कैसे तुम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लेते हो, ये है। फिर जितने भी टाइटल्स मिलते थे या फिर ऑनररी ऑफिसर्स मिलते थे, टाइटल्स ऑफिसर्स को, उन सबको भी इन लोगों ने खारिज करना शुरू कर दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने जो टाइटल्स, अपने जितने भी मेडल्स थे वो सब मिले थे, उन सबको बोला कि रहने दो, हमें नहीं चाहिए, तुम तो छोड़ो, तुम्हारे चीज़ों को हम बॉयकट करना शुरू कर चुके हैं। फिर गवर्नमेंट के फंक्शंस अगर होते थे उनको भी रिफ्यूज़ करना शुरू कर दिया। गांधी जी को इन्वाइट कर देते, आई विल नॉट कम। रविंद्रनाथ टैगोर को इन्वाइट कर दिया जाता था कि फंक्शंस के अंदर, मैं नहीं आ रहा, समझ रहे हो। फिर आया स्वदेशी प्रोग्राम। स्वदेशी के बारे में हमने बहुत बार बात कर ली है, ये फर्स्ट चैप्टर में स्वदेशी के बारे में बात हो रहा है। इससे भी पहले चैप्टर्स में भी स्वदेशी के बारे में बात की गई है, वहीं बातें रिपीट होंगी। स्वदेशी और खादी दो चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रचलन में थी, चरखा से मिलेगी आज़ादी या फिर एग्रेसिव नेशनलिज्म से मिलेगी आज़ादी, उसके बारे में बात हम अगले चैप्टर्स में करेंगे, जब NINC आएगा, INC आएगा, INA आएगा, इन सब के बारे में, ठीक है। फिर नेशनल स्कूल्स, कॉलेजेस और पंचायत बनना शुरू हुए, क्योंकि हमने गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट कोर्ट्स इन सबको तो बैन कर रखा है, तो बच्चे स्कूल कहाँ जाएंगे, बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से पढ़ेंगे, अगर पढ़ेंगे नहीं तो नॉलेज कहाँ से आएगा, फिर फैक्ट्स कहाँ से रखेंगे। फिर यूरोप में कौन कौन से रेवोल्यूशंस हो रहे हैं, या फिर फ्रेंच में
फ्रांस में कौन कौन से रेवोल्यूशन हो रहे हैं, उन सब के हम पढ़ेंगे। पता कैसे चलेगा कि देश विदेश में चल क्या रहा है। इस वजह से क्या हुआ, नेशनल स्कूल्स, नेशनल कॉलेजेस, नेशनल पंचायत यहाँ पर लाए गए, डेवलप होना शुरू हुए। वहाँ पर बच्चे पढ़ते थे, बच्चों को संस्कृत भाषा में पढ़ाया जाता था, बच्चों को उर्दू भाषा में पढ़ाया जाता था, बच्चों को सिर्फ और सिर्फ अपने ही राज्य, अपने ही देश के बारे में बताया जाता था। और सिर्फ इन सारी चीज़ों की बदौलत हमारा जो इंडिया है वो आज़ादी के एक स्टेप फॉरवर्ड जाने लगा था। ठीक, फिर अनटचेबिलिटी की जो प्रथा थी उसको रिमूव करने का काम अभी भी होते रहा। ठीक है, क्योंकि हरिजन और अनटचेबिलिटी की दोनों चीज़ों की प्रथा जो थी उसको रिमूव करने की प्रथा अभी भी, रिमूव करने का जो कार्यक्रम है वो अभी भी चलता रहा था। इससे क्या हुआ, जो यूनिटी है वो आना डेवलप हो गई, हिंदू मुस्लिम एक संग होने लगे, अपर कास्ट लोअर कास्ट ऐसे कोई चीज़ एग्जिस्ट करना बंद हो गई। अब सब एक साथ है। हमें क्या चाहिए, आज़ादी कैसे मिलेगी, सबके साथ मिलेगी। ठीक है, सबका साथ सबका विकास। ओके, फिर अपलिफ्टमेंट एंड इम्पैचुएशन ऑफ वुमेन के ऊपर काम किया गया कि अब सिर्फ और सिर्फ जो प्रोफेसर्स है उनको ही, या फिर लॉयर्स हैं उनको ही सिर्फ इंडल्स नहीं करना है। इंडल्स किसको करना है, मास मूवमेंट को। मास मूवमेंट कैसे आएगा, मिडिल क्लास से। मिडिल क्लास कहाँ से आएंगे, मिडिल क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, लड़के ही थोड़ी नहीं होते, बच्चे ही थोड़ी नहीं होते, वुमेंस भी होते हैं, उनको भी इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई, इन सब चीज़ों का, इन या फिर रजिया सुल्तान, इन लोगों का एग्जाम्पल्स दे देकर, जिस वजह से हमारा कह लो जो इंडिया ब्रिटिशर्स के अंदर अभी 200 साल की जितना भी, या फिर कह लो 150 से ज़्यादा, 175 ईयर्स मान लो, इतना ज़्यादा जब तक गुलामी में था तब तक उतना ज़्यादा ये पावरफुल नहीं बना था जब इन सारे स्टेजेस में बनना शुरू हो चुका था। अब कुछ ही समय की बात है, 1920 चल ही रहा है, 1947 के अंदर हमें आज़ादी मिल गई थी। लेकिन गांधी जी ने दावा ये किया था कि अगर नेशनल जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ये अगर बहुत अच्छे लेवल पे चला तो आई एश्योर यू कि 2 सालों के अंदर, 1 से 2 सालों के अंदर ब्रिटिशर्स यहाँ से भाग जाएंगे। पर अगली वीडियो मिस मत करना, क्योंकि उसके अंदर हम देखेंगे कि ये कौन सा कॉज था जिस वजह से जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो विड्रॉ हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आई होप कि आप जो ये वाली वीडियो है वो ज़रूर देखोगे, जिससे आपको पूरा गांधीयन एरा के बारे में ओवरव्यू मिल जाएगा। उसके बाद फिर आपको ज़्यादा पढ़ने में मज़ा भी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, स्प्रेड लव।